हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज जो है हमने एनवायरनमेंट बहुत दिनों से नहीं पढ़ा है, तो एनवायरनमेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने 3 लेक्चर ऑलरेडी मेरी प्लेलिस्ट में बनाए हुए हैं, तो आप उन्हें पहले ज़रूर देखिए और उसके बाद इस लेक्चर को भी देखिए। आज का लेक्चर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट में जो यूट्रिफिकेशन, सुपोषण, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, सीओडी, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और इसका पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी पर क्या असर आता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज का सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट का, और जनरल साइंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल साइंस में भी एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस आते हैं और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले जो है हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था उसमें हमने जो है पूरा एक सेक्शन पढ़ा था, जिसमें जो है हमने एक पूरे जलाशय की बात करी थी। हमने जो है झील के बारे में, झील का तंत्र कैसा होता है, प्रोफंडल जोन क्या होता है, बैंथिक जोन क्या होता है, लिटोरल जोन क्या होता है, ये सभी हमने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से चर्चा कर ली थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा यूट्रिफिकेशन। और यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है सुपोषण। यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सुपोषण। तो हम लोग आज इस पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, जब भी घटनाक्रम क्या है कि जब भी कभी जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारा खाद्य मांग, फूड डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इस फूड डिमांड को पूरा करने के लिए एक तो हम फर्टिलाइजर्स मतलब उर्वरक, और हम लोग हाई यील्डिंग वेराइटीज़, HYV क्या होती हैं? हाई यील्डिंग वेराइटीज़, जो उन्नत किस्म के बीज हैं, उनका प्रयोग करके हम अपने फूड की डिमांड को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। जिस प्रकार ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में और पूरे विश्व में लाया गया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो शुरुआत की गई थी वो अमेरिका से की गई थी, और अमेरिका के जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे नॉर्मन बोरलो, उन्होंने मैक्सिको, भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस देशों में क्या करा था? ग्रीन रेवोल्यूशन लाए थे। तो ये जो घटनाक्रम है, जनसंख्या जब भी बढ़ेगी, खाद्य मांग बढ़ेगी, और उसके लिए हमें सुपोषण करना होगा। और सुपोषण किस प्रकार हो सकता है कि मृदा में जो नाइट्रोजन की कमी है, फॉस्फोरस की कमी है, पोटेशियम की कमी है या सल्फर की कमी है, यदि इनको हम लोग अलग से पूर्ति कर दें मृदा में, तो बहुत ही हेल्दी और है ना हेल्दी फसल हो पाएगी। तो एनपीके तो आपको वैसे भी पता है कि एनपीके का जो अनुपात होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये सामान्यतः 4:2:1 में जो है मृदा में डाला जाता है, ताकि क्या हो सके कि भोजन के में जो है ना अधिक मात्रा में हम लोग खाद्यान्न जो हैं, सेरियल्स हैं, उन्हें उगा सकें। तो देखिए, लेकिन ये तो हो गया एक पॉजिटिव साइड, लेकिन नेगेटिव साइड देखा जाए तो देखो होता क्या है कि जब भी खाद्य मांग बढ़ेगी तो उसमें जब हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करें, फर्टिलाइजर का मतलब नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस, तो ये जो रासायनिक उर्वरक हैं और कृषि क्षेत्र में जैसे नाइट्रेट, जैसे फॉस्फेट, जब बहुत तेजी से वर्षा होगी, या आपने एक नाम सुना होगा एसिड रेन, तो आप मुझे एक तो ये बताइए, एसिड रेन का रिसर्च सेंटर जो है, इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर, वो कहाँ पर लोकेटेड है? तो देखिए, एसिड जो है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो एसिड रेन जो है, अम्लीय वर्षा के साथ में क्या होता है कि आपने सुना होगा जहाँ पर भी रिफाइनरीज है, परिशोधक कारखाने पेट्रोलियम के, तो वहाँ पर क्या होता है, NO2 की बहुत ज़्यादा मात्रा उत्पन्न होती है, और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की बहुत मात्रा उत्पन्न होती है, और वर्षा के जल के साथ मिलकर ये जो है H2SO4 और HNO3 का निर्माण करते हैं, HNO3, और ये अम्ल हैं। और ये अम्ल जब भी जमीन पर आएगा, या फिर जो हमने फर्टिलाइजर्स का प्रयोग किया है, उर्वरकों का प्रयोग किया है, ये वर्षा के जल के साथ में बहुत तेजी से अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? नदी, तालाब, जलाशय और समुद्र में जाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है, ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाएगी, तो इसके शैवाल जो पाए जाते हैं, जो जलीय पादप हैं, उनका बहुत तेजी से वृद्धिकरण हो जाएगा, और इसी को वाटर ब्लूम या फिर एल्गल
ब्लूम कहते हैं। तो ब्लूम क्या होता है? ब्लूम का मतलब होता है बहुत तेजी से बढ़ना। तो एल्गल ब्लूम जो है वो इसे कहते हैं। जब ये बहुत तेजी से बढ़ जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि शैवाल को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, और आपको पता है कि पानी में तो फिक्स निश्चित अनुपात में ही ऑक्सीजन होती है, जिसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहा जाता है। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये शैवाल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको पानी में मौजूद डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये उपलब्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अल्टीमेटली इकोलॉजी सिस्टम जो है, वो परितंत्र जो है वो पूरा का पूरा खराब हो जाएगा। तो ये एक बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा ये जो फर्टिलाइजर्स के पार्ट है, पार्टिकल्स हैं, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये जब भी कभी पानी के अंदर पहुंचेगा तो फाइनली क्या होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन सारी की सारी कौन लेने लग जाएगी, सभी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेने लग जाएगा हमारा जो है पादप या शैवाल। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, जो जलीय जीव हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो जो है मरने लग जाएंगे। तो यह जो प्रोसेस है ना, ये बड़ा दिक्कत कर देगा। और जो जल का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जो सबसे ज़्यादा स्थायी माना जाता है, उसमें क्या है, डिसबैलेंस आ जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई, और पारिस्थितिकीय तंत्र ही पूरा हमारा खराब हो जाएगा। तो ये पॉइंट आपको एकदम दिया होगा। अब देखिए हम आगे पढ़ते हैं इसी में। तो देखिए क्या होता है कि तो नाइट्रेट और फॉस्फेट ये समझ में आ गया होगा। अब शैवाल जो हैं वो मरने लगते हैं, है ना, अल्टीमेटली शैवाल मरने लगेंगे। सूक्ष्म जीव इनका अपघटन करना शुरू कर देंगे। जब भी कोई चीज़ मृत होती है तो सूक्ष्म जीव उसका अपघटन करना शुरू कर देते हैं, और जल में घुलित जो ऑक्सीजन है, डीओ, उसकी मात्रा कम होती चली जाएगी। जल में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये जो मछलियां होती हैं, इनको भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की कमी के कारण ये भी मरने लगेंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, जब भी कोई जीव मरता है तो वो पानी में सड़ने लगेगा, और उसको सड़ाने के लिए जो मिनिमम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, 5 दिनों के अंदर अंदर क्या होता है, ये पूरे जो छोटे छोटे जीवाणु होते हैं वो अपघटन करने का काम करते हैं। और यही क्या होती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। 5 दिन के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अल्टीमेटली क्या होगा कि बीओडी की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसकी डेफिनेशन में भी आपको आगे समझाने वाला हूँ। और फिर क्या होगा कि अनॉक्सी जो जीवाणु हैं वो अपघटन करना शुरू कर देंगे, और फाइनली जो जल है उसमें क्या आ जाएगा, ये जो प्रक्रिया होती है अनॉक्सी श्वसन, इसे ही हम लोग प्यूट्रिफिकेशन भी कहते हैं। ये साइंस में भी टर्म आता है, प्यूट्रिफिकेशन। प्यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी अनॉक्सी श्वसन के केस में जो है छोटे जीवाणु सड़ाने का काम करते हैं, तो वो प्यूट्रिफिकेशन कहलाता है, राइट। अब देखिए मेथेन गैस, अमोनिया गैस और H2O, है ना, इस गैसों का निर्माण होने लगेगा। अब जब ये जल में मौजूद होंगी तो ये क्या होगा, स्मेल आने लगेगी, बदबू आने लगेगी किसमें से, जो जलाशय का पानी है, और पूरी की पूरी लेक खराब हो जाएगी, पेयजल की समस्या हो जाएगी। जो भी अन्य जो जीव जंतु यहाँ पर पानी पीते हैं उन सभी की मौत होने लग जाएगी, क्योंकि वो दूषित पानी हो जाएगा। तो आपको कुल मिला के यहाँ पर ये यूट्रिफिकेशन समझ में आ गया। यूट्रिफिकेशन का मतलब होता है सुपोषण। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पोषक पदार्थ, पोटेशियम, है ना, पोटेशियम, नाइट्रोजन और सल्फर, है ना, सल्फर, तो ये सभी जो है इनकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है जल में, और इससे क्या होगा, जलीय जीव मरने लगेंगे, और पादप जो हैं वो पादपों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि वो पादप भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनका जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो डे बाय डे कम हो जाएगी, क्योंकि उनकी मांग बढ़ती चली जाएगी। तो ये पूरी तरह से इकोनॉमी है एक तरह की, है ना, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में। तो अब आ जाते हैं हम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका नाम है जैविक ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना, बीओडी। तो देखिए क्या होता है कि, है ना, देखिए क्या होता है, बीओडी जो है इसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में जो निश्चित समय और निश्चित ताप पर, निश्चित समय का मतलब क्या है, निश्चित समय का मतलब होता है कि 5 दिन में, और निश्चित ताप का मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना। जब भी जल में जो घुलित ऑक्सीजन है, डिसॉल्व डीओ है, डिसॉल्व ऑक्सीजन,
वो क्या होता है, सूक्ष्म जीव यूज करने लग जाते हैं, प्रयोग करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सड़े हुए पदार्थ हैं, जो शैवाल मर गए, जो जीव जंतु मर गए, उनको सड़ाने के लिए जो ये कार्बनिक पदार्थ हैं, जो ये मर गए हैं कार्बनिक पदार्थ, उनको जो डिकम्पोज करना है, उसके लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है वही बीओडी कहलाती है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये एक डेफिनेशन आपको क्लियर होगी, है ना। अब देखिए बीओडी का जो असर है, बीओडी पर किस किस का प्रभाव पड़ता है। तो आपको पता है जब भी कभी ताप बढ़ता है तो जीवाणुओं की संख्या जो है बढ़ने लग जाती है ना। और आपको ये बात पता होगी जीवाणुओं के लिए सबसे फेवरेबल टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री का जो टेम्परेचर है ना, इसमें जीवाणुओं को सबसे अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाएगी, और जीवाणुओं की संख्या बढ़ने से टेम्परेचर के कारण वो जो है सड़ाने की प्रक्रिया तेज कर देंगे। इसी को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। तो सूक्ष्म जीवों की क्या है, सक्रियता बढ़ जाती है, राइट। पानी में कार्बनिक कचरा यदि ज़्यादा होगा, जैसे मरे हुए जीव या पेड़ पौधे, तो उससे भी क्या होगा, क्योंकि उनको डिकम्पोज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया, तो वो ऑक्सीजन की डिमांड जो करेंगे वो बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये अशुद्धियाँ कौन सी है, प्लांट या एनिमल इन एज ए वेस्ट फॉर्म। बीओडी को मापा किसमें जाता है, मिलीग्राम पर लीटर में। तो आपको कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है कि जो पीने योग्य जो जल होता है उसका बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है वो 1 मिलीग्राम प्रति लीटर। यदि आप स्वच्छ पानी है तो उसका 1 मिलीग्राम पर लीटर जो है वो बीओडी होता है। और प्रदूषित जल जो है उसका बीओडी ज़्यादा और शुद्ध जल का बीओडी हमेशा कम रहता है। तो देखिए शुद्ध जल का बीओडी हमेशा कम रहता है। यदि एक है तो हम पीने योग्य है, लेकिन यदि 17 मिलीग्राम बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है जीव जंतु डिकम्पोज कर रहे हैं, तो 17 मिलीग्राम पर लीटर जो है, इसका मतलब ये है कि अत्यधिक प्रदूषित है। और इसमें तो है ना, ये अत्यधिक प्रदूषित जल माना जाएगा यदि 17 मिलीग्राम से ऊपर हो गया। तो देखिए मैंने आपको ये बात बताई दी थी कितने समय में, तो 5 दिन में, और तापमान कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ पर क्या होता है, डिजॉल्व, जैसे जैसे बीओडी बढ़ता जाएगा जीवाणु जो है सड़ाने का काम करेंगे, तो पानी में मौजूद जो ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, उसको यूज करेंगे, तो डीओ अपने आप कम होती जाएगी। जबकि यदि सड़े हुए जीव जंतु ज़्यादा हैं तो बीओडी बढ़ती जाएगी। तो जब डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होती जाएगी तो पादप मरने लग जाएंगे और जीव जंतु मरने लग जाएंगे। तो ये 20 डिग्री टेम्परेचर पर 5 दिन। तो इसलिए एक बार प्रश्न आया था बीओडी इसको हमेशा 5 लिखते हैं, ऐसे क्यों, क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 दिन में, क्योंकि उसको सड़ाने में इतना समय लगता है ना। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ जीव जंतु के बारे में बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा जो ये ऑक्टोपस है, केकड़ा है, कछुआ है ना, मेंढक हैं, तो ये जो मछलियां वगैरह जितने भी होते हैं, तो ये सभी जीव जंतु जो हैं ये एक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, पानी के विरुद्ध भी तैर सकते हैं। तो ये अपनी ऊर्जा को खर्च करके और फिर जो है सक्रिय रूप से तैर सकते हैं जल के अंदर, ये सक्रिय रूप से तैर सकते हैं। कौन? इन ऐसे जीव जंतुओं को जो पानी में, उनको क्या बोलते हैं, नेक्टोन। तो नेक्टोन कौन से जीव हैं? ऑक्टोपस, केकड़ा, कछुआ, मेंढक, मछलियां। और ये पानी की विपरीत दिशा में भी तैर सकती हैं, सक्रिय रूप से तैर सकते हैं, और स्वतः प्रक्रिया है इनकी। तो ये बात समझ में आ गया होगा। तो नेक्टोन ये जीव कहलाते हैं। तो ऐसे 4 अलग अलग प्रकार के पानी में जीव पाए जाते हैं। पहला हो गया नेक्टोन, जो सक्रिय रूप से तैरने की क्षमता रखते हैं। दूसरे जीव जो हैं जो निष्क्रिय हैं, ऐसा लगता है कि ये इनमें जीवन नहीं है, तो ये निष्क्रिय जंतु हैं। तो इसमें जो जू प्लैंकटन है, जू प्लैंकटन जो है वो जंतु प्लवक, और पादप प्लवक का मतलब क्या हो गया, फाइटोप्लैंकटन। तो पादपों के रूप में जो है आपने देखा होगा। आप एक बात याद रखना, जल में हमेशा क्या होता है कि जो शैवाल हैं उनके कुछ पार्टिकल तो वो फाइटोप्लैंकटन होते हैं, जो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इनको जो है जल में छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जिन्हें जू प्लैंकटन कहा जाता है। ये एक प्रकार के कीट होते हैं पानी में रहने वाले। तो और इनको कौन खाती हैं? छोटी मछलियाँ। छोटी मछलियाँ इनको खा जाती हैं, और जो बड़ी मछलियाँ वो छोटी मछली को खा जाएगी। इस प्रकार एक क्रम चलता रहता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो देखिए अब जो है,
तो जंतु प्लवक जो हैं ये किसको खाते हैं, ये स्वपोषी हैं, और जंतु प्लवक इन पादप प्लवक के ऊपर निर्भर करते हैं। चूंकि ये जीवित नहीं है, निष्क्रिय रूप से तैरते रहते हैं, इसलिए इनको प्लवक कहते हैं या प्लैंकटन कहते हैं। तो जू प्लैंकटन को ही छोटी मछलियां खाती है, और फाइटोप्लैंकटन जो है वो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे जीव जो पृष्ठ तनाव के ऊपर, आपने देखा होगा कुछ जीव जो है ना अपने पैरों का सहारा लेके पानी की सतह पर है ना इतना तेजी से चलते हैं, तो वो जो है न्यू स्टोन कहलाते हैं। जैसे लावा है ना, कुछ आपने कीट वगैरह भी देखे होंगे, तो वो जो है क्या है, न्यू स्टोन कहलाएंगे। तो लावा जो है आपने देखा होगा कि मच्छर का जो लावा होता है वो हमेशा अपने आप ऊपर तैरता रहता है पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन के कारण। और यदि यहाँ पर गैम्बूशिया नाम की मछली जो है उसको छोड़ दिया जाएगा तो ये पूरे लावा को खा जाती है। इसलिए गैम्बूशिया मछली जो है ना मलेरिया और अन्य रोगों को कम करने में बहुत मदद करती है, राइट। तो देखिए जल के ऊपर जो उत्प्लावन बल है, बुयंसी फोर्स है, उसके कारण जो सजीव तैरते हैं वो कौन से कहलाते हैं, प्लूस्टोन। जैसे हाइड्रोफाइटा जो पादप है ना, जैसे कि कमल, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, इसको जो है वाटर हाइसिंथ को जो है जल का आक्रांता भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे अन्य सभी पादपों का पोषण, जल वाले पादप जो होते हैं ना हाइड्रोफाइटा, उनका सभी का पोषण ये वाटर हाइसिंथ ले जाता है। और सिंगाड़ा, तो ये सभी जो पौधे हैं ट्रैपा इसे कहते हैं, राइट। तो देखिए प्लूस्टोन कौन है, जो उत्प्लावन बल की मदद से जो है तैरते रहते हैं, पानी पे सदैव तैरते रहते हैं। जैसे कमल का पेड़, आपने कमल का जो है पत्तियां। न्यूस्टोन कौन है, जो पृष्ठ तनाव के ऊपर ऊपर रहते हैं। और प्लवक कौन है, जो निष्क्रिय रूप से रहते हैं, और जो सक्रिय रूप से हैं ऑक्टोपस, कछुआ, ये नेक्टोन कहलाते हैं। तो ये चार आपको पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, अब आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आ रहा है। तो जलीय जीव जो होते हैं ना, जो भी जलीय जीव है, जैसे मछली हुआ या अन्य जितने भी जीव हैं, तो वो सभी घुलित ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन से वो गिल्स से ऑक्सीजन लेते हैं, ताकि जिस प्रकार मानव को ऑक्सीजन चाहिए वैसे ही जंतुओं को भी चाहिए पानी में रहने वाले। लेकिन याद रखना, जो भी ब्लू व्हेल है ना, ब्लू व्हेल या फिर जो डॉल्फिन मछली है, ये सभी क्या हैं, पानी के ऊपर अपना मुंह लाती हैं, और वहां से वो है ना ऑक्सीजन लेके वापस से पानी में नीचे चली जाती है। तो इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि इनके अंदर गिल्स या गलफड़े नहीं पाए जाते हैं। ये मैमल्स होते हैं और स्वयं बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते। ओविपेरस नहीं है, ये विविपेरस होते हैं। ये जीव जो है विविपेरस का मतलब जो सीधे बच्चों को जन्म दे, है ना। तो ये मैमल्स कहलाते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह जिनमें होती है। तो जो भी ये जीव हैं, जो भी मछलियां हैं, फिश हैं, कीट हैं, जो पानी के अंदर तैर रहे हैं, उनको न्यूनतम कितनी मात्रा चाहिए, 10 मिलीग्राम प्रति लीटर जो है ना डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मस्ट है। इसके बिना जो है ये जी नहीं सकते पानी में। तो मिनिमम, ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बात आपको एक समझ में आ गई होगी। अब देखिए, पानी में जो है ना हम 3 अलग अलग फीचर्स के आधार पर इनको सब डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ तो होते हैं मित पोषी, जिनको ज़्यादा पोषक पदार्थ, नाइट्रोजन, पोटेशियम वगैरह, सल्फर नहीं चाहिए, तो ये ओलिगा का मतलब ही कम है। सुपोषित, मैंने यूट्रिफिकेशन आपको पूरा बताया। यूट्रिफिक क्या होते हैं, जिनको ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर है ना, और जो है फॉस्फोरस चाहिए। और जो सड़ गए हैं, बहुत खराब हो गए हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा पोषण चाहिए। तो इनमें बहुत ज़्यादा पोषण होता भी है नाइट्रोजन, क्योंकि सड़ने के बाद में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऐसे जल में हमेशा ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का ज़्यादा यूज़ नहीं करते। लेकिन आपने देखा होगा बीओडी का बहुत प्रयोग करते हैं, यूट्रिफिक, और ये जो है अब तो ये अधिक प्रयोग करते हैं, लेकिन ये सड़ चुके हैं, तो अब इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तो डिकम्पोज हो गए। ये डिकम्पोजिशन करते हैं, अपघटन करते हैं जलीय जो जीवाणु होते हैं, इसलिए इनमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है अधिक होता है। ठीक है। अब देखिए, उत्पादकता जो है, उत्पादकता इनकी बहुत कम होती है। इनमें तो आपने देखा ही था एल्गल ब्लूम या वाटर ब्लूम, जिसमें शैवाल की बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाती है, तो ये तो अत्यधिक होगा। इसमें जो है उत्पादकता बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि सभी जीव जंतु मरते चले जाएंगे। क्योंकि ये किसका उदाहरण है, संदूषण, जब पूरा पानी प्रदूषित हो गया है। बीओडी जो है इनको कम चाहिए, क्योंकि जलीय जीव हैं, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है। यहाँ पर बीओडी कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि जो है कम या थोड़ा सा वृद्धि, बहुत कम, यहाँ पर थोड़ी सी वृद्धि होना शुरू होता है। क्योंकि बीओडी क्या है, ये सड़ाने में मदद करेगी, बीओडी जो कि 5 दिन के लिए। और इनमें बीओडी जो है बहुत ज़्यादा सड़ने के कारण बहुत ज़्यादा बीओडी हो जाएगा। इनका जो ऑलिगोट्रॉपिक होते हैं उनका रंग ब्लू होता है, और जो अत्यधिक जो यूट्रिफाई होते हैं उनका हरा,
और जो संदूषित होते हैं है ना डिस्ट्रॉफिक, उनका हमेशा लाल रंग होता है। तो ये आपको पॉइंट कुछ क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो देखिए ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना। तो इस प्रकार आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो ही रही है। मैं जो है कभी कभी बीच में जो है टेस्ट भी कर लेता हूँ कि किसी भी प्रकार का जो है वीडियो क्वालिटी में दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो आई थिंक अभी सब कुछ सही चल रहा है। सो मैं आपके टॉपिक पे आ जाता हूँ। अब देखिए क्या होता है कि जो मितपोषी हैं, जहाँ पर ज़्यादा मतलब सुपोषण वगैरह नहीं आया है, तो वो पीने योग्य पानी होता है। लेकिन ये जो है ये पीने योग्य पानी नहीं रहेगा, है ना। ये पीने योग्य पानी क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जो है यहाँ पर जो है बीओडी बढ़ गया, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन, और बीओडी का मतलब ही, बढ़ने का मतलब क्या होता है कि बैक्टीरिया सड़ा रहे हैं और दूषित भोजन हो जाएगा, और ये सबसे ज़्यादा दूषित होता है। ये पीने योग्य पानी कहला सकता है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। तो देखिए मैंने आपको जो जल तंत्र की एक श्रृंखला बताई थी कि जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो बहुत छोटे छोटे जो है ना पादप होते हैं, जो ऑटोट्रॉपिक काम करते हैं, एक प्रकार के शैवाल होते हैं। इनको कौन खाते हैं? कीट या कास्टेशियन जू प्लैंक्टन। तो ये प्लवक होते हैं जो निष्क्रिय रूप से पानी में तैरते हैं। और इनको कौन खाती है? छोटी मछलियां। जो बर्मुडा ट्राइंगल है, जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधारा जहाँ दोनों जगह मिलती हैं, तो ठंडी और गर्म जलधारा जहाँ मिलती है ना, वहाँ पर क्या होता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में जू प्लैंक्टन पाए जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट जगह है और इसीलिए यहाँ पर मछलियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर मछली उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे जगह जहाँ पर एक तो शुद्ध पानी है वहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, फ्रेश वाटर है वहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और बड़ी मछलियों को कौन खा जाते हैं? ध्रुवीय भालू या सील मछली या मगरमच्छ या समुद्री पक्षी। तो एक समुद्री पक्षी बहुत बड़ा पक्षी होता है ना, एल्बाट्रोल। तो ये बहुत बड़ा एक पक्षी होता है। तो ये आपको कुछ पॉइंट याद रखना। तो ये जल तंत्र की श्रृंखला इस तरह से चलती है, शैवाल, जूप्लैंक्टन, छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, और ये सभी फिर इनको खाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार जो है, और जो जलाशय होता है उसमें बहुत ही स्टेबल स्थायी जल तंत्र होता है ना, ये बात याद रखनी आप। अब देखिए कुछ कवक होते हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनवायरनमेंट में जो है ना हम लोग कई तरह के पीड़क नाशी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो पेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? पेस्ट मतलब पीड़क। पीड़ा किसको दे रहे हैं? ये पीड़ा दे रहे हैं पादप है ना। तो कीट जो हैं ये खराब करते हैं हमारे जो है फसलों को, पक्षी खराब करते हैं, जीवाणु खराब करते हैं, और आपने देखा होगा अनवांटेड प्लांट भी उग जाते हैं, ये भी हमारे पादपों को खराब करते हैं। अब ये अनवांटेड प्लांट जिन्हें हम लोग वीड कह रहे हैं, ये कैसे खराब करते हैं? ये जो है हमने खाद्य उगाया तो ये अलग अलग जगह उग जाते हैं, और ये सारा का सारा जल मृदा से जो पोषण है ये ले जाते हैं, तो हमारी फसल को पोषण नहीं मिल पाता। इसीलिए खरपतवार के लिए हम लोग खरपतवार नाशी या फिर वीडीसाइड्स का प्रयोग करते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, देखिए कि ये सभी कारक मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। वे औषधियां जो पीड़क को, ये कौन कौन से पीड़क हैं? ये सभी पीड़क हैं, इनको नष्ट करने का काम करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? पीड़कनाशी या पेस्टिसाइड्स कहते हैं। पेस्टिसाइड्स हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, क्योंकि ये परमानेंट हमारे शरीर की जो वसा या फैट होती है उसके अंदर बस जाते हैं और कैंसर का कारण बनते हैं। इसीलिए जितना ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइजर्स का या पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करें, उतना ही ज़्यादा हम जो है हमारे शरीर में कैंसर, कार्सिनोजेनिक्स होते हैं ये लोग, ठीक है, ये सभी पदार्थ। तो पेस्टिसाइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार पढ़ लेते हैं। तो पेस्टिसाइड्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रकार है फंजीसाइड, जो फंगस या फफूंद जो सड़ाने का काम करता है उसको खत्म करने का काम करता है, वो क्या कहलाएंगे? फंजीसाइड। तो इसमें सल्फर का चूर्ण, गंधक पाउडर यूज करते हैं। कॉपर सल्फेट का हम लोग प्रयोग करते हैं, कॉपर सल्फेट, गंधक पाउडर, है ना। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कवकनाशी में किस किस का प्रयोग किया जा सकता है? सल्फर चूर्ण, कॉपर सल्फेट और बारडेक्स मिश्रण। ये बारडेक्स जो मिक्सचर है ये आपके केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बारडेक्स मिश्रण होता क्या है? कॉपर सल्फेट, CuSO4 और चूने का पानी, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। जो भी कवक यदि हमारे खेतों में उग जाती है या खेतों में पनप जाती है तो उनको खत्म करने का काम करते हैं। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? कवकनाशी। अगला है, आपने देखा होगा चूहों वगैरह, ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्रोडेंट का मतलब वे जीव जिनके दांत होते हैं। तो देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखा होगा कि ये जो चूहा होता है उसके दांत है ना, यदि वो कुतरेगा नहीं तो उसके दांत इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे और ये बढ़ते चले जाएंगे।
तो वो लगातार दांतों को कुतरता रहता है, वरना उसके दांत उसके मुख में अंदर की तरफ ही एंटर कर जाएगा, है ना, ये बहुत ही नुकसानदेह हो जाएगा उसके लिए। तो इसीलिए ये जो गिलहरी और चूहे होते हैं, ये जो है लगातार कुतरते रहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ खाने के लिए, नहीं, ये तो कागज को कुतरते रहते हैं। इसके पीछे ये रीज़न होता है, राइट। तो ये रोडेंट्स कहलाते जीव, ठीक है। तो देखिए रोडेंट के लिए आपने बहुत सुना होगा, जिंक फॉस्फोइड का बहुत प्रयोग करते हैं। ये जिंक फॉस्फोइड है ना, ये सफ़ेद जिंक है ना, सफ़ेद फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस का प्रयोग करते हैं। और वारफेरिन आपने देखा होगा, चूहों को मारने के लिए हमेशा पेपर में क्वेश्चन आता है, रैट किलर। वारफेरिन याद रखना हमेशा एग्जाम के लिए, और जिंक फॉस्फोइड आपको हमेशा याद रखना है। अब अगला पॉइंट आ रहा है खरपतवार। ये खरपतवार वीड्स जो है ना बहुत नुकसानदेह, मैंने बताया आपको कि ये हमारे पादप जो हम उगाना चाहते हैं उनका पोषण ये ले जाते हैं। तो खरपतवार नाशी को वीडीसाइड या हर्बिसाइड कहते हैं। तो इसके लिए है ना, इसके लिए हम लोग किस किस का प्रयोग करते हैं, 2,4-D का प्रयोग और 2,4,5-T का प्रयोग करते हैं। और देखिए इसके अलावा एट्राजिन, पैराक्वेट, ब्रोमोक्विस्निल और ग्लिफोसेट, इन सभी का प्रयोग हम लोग खरपतवार नाशी के रूप में करते हैं, वीडीसाइड के रूप में। और इसी प्रकार के खरपतवार नाशी आपने सुना होगा, वियतनाम युद्ध के अंदर अमेरिका की बहुत बुरी हार हुई थी। अब तक का सबसे ज़्यादा जो यूएसए की धूमिल हुई है इज्जत, वो जो है वियतनाम वार में ही हुई है। तो वियतनाम वार में इसने यूएसए का बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ था, है ना, और उसको फाइनली हार का सामना करना पड़ा था। रशियन और चाइनीज ने जो है ना नॉर्थ वियतनाम पर पूरा कंट्रोल पा लिया था, और गुरिल्ला वारफेयर में भी यूएसए हार गए थे। आपको एक बात जरूर पता होनी चाहिए, गुरिल्ला वारफेयर में भारत जो इंडिया वो नंबर 1 पर आता है। और यहाँ पर गुरिल्ला वारफेयर सीखने के लिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारे जो है हमारा सेंटर भी, और पूरी दुनिया की आर्मी बटालियन जो यहाँ पर सीखने के लिए आती है, यहाँ तक कि यूएसए भी सीखने आता है गुरिल्ला वारफेयर। तो इसके साथ ही जो है कुछ और भी ऐसे पीड़कनाशी होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, जैसे जीवाणुओं को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग होता है, और ये जीवाणुओं को नष्ट करने में मदद करते हैं, है ना। इसके बाद में जो कृमि होते हैं, वॉर्म्स जो होते हैं कृमि, तो वॉर्म्स को नष्ट करने के लिए जो बोलते हैं वो बोलते हैं निमेटिसाइड्स। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मिटिसाइड्स जो है, मीटियोर मतलब टर्माइट, मीटियोर ने नॉट, आई एम सॉरी, मीटियोर तो जो है उल्कापिंड होते हैं, टर्माइट्स दीमक, तो दीमक को खत्म करने के लिए मिटिसाइड। एविकल्चर, एविएशन मतलब एवी मतलब ही पक्षी होता है, तो एविसाइड का मतलब पक्षी को नष्ट करने के लिए। और पिस्सी जो मछली जो है जो पानी के अंदर हमारे लिए खराब हो सकती हैं, तो पिस्सीसाइड मछलियों को मारने के लिए। तो आपको जो कुछ ये सारे हैं ना, जितने भी इम्पोर्टेंट है ना, जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे जैसे कि कवकनाशी, पीड़कनाशी के अंदर कवकनाशी है, एक मूषनाशी है, और खरपतवार नाशी है ना, वीडीसाइड्स जो खरपतवार नाशी, और इसके अलावा जीवाणुनाशी एंटीबायोटिक्स, और जो है निमेटिसाइड, ये कृमि, वॉर्म्स जो है कृमि को मारेंगे, मिटिसाइड दीमक को। तो ये दीमक भी क्या करती है, हमारा जो हॉर्टिकल्चर होता है उसमें जो पेड़ हैं जैसे कि आम वगैरह के, इनको क्या करती है, दीमक लग जाएगी तो हमारा जो नुकसान हो जाएगा। तो इन सभी से बचने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, पीड़कनाशी का प्रयोग करते हैं। तो अभी जो है आज बहुत लेंदी हो जाएगा, इसका अगला सेक्शन में आपको आगे ये सभी कंटेंट आपको पढ़ाऊंगा, है ना, कि सीरिया युद्ध में क्या हुआ था। तो आज जो है हम लेक्चर को इसी नोट पर फिनिश करते हैं, और एनवायरनमेंट का भी सेक्शन में इसी तरह से लगातार लाता रहूँगा, और आपके जो है डेली के 4-5 लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे। तो डेली बेसिस पे आपको सारे के सारे करंट अफेयर, है ना, एनवायरनमेंट, साइंस, इंग्लिश, वोकैबुलरी, तो आपको इस तरह के इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा भी लगेगा। और अब मैं लिखने का से लेकर आपको मैं सामने भी डिस्प्ले उतारूंगा। तो आपकी कोई भी समस्या, ऐसा लगता है आपको कोई प्रॉब्लम लगती है आपको इन क्लासेस में, तो आप ज़रूर मुझे बताएं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।